दोस्तों ये यूपीएससी नहीं है, ये घोटालो पीएससी है। देखो क्या इशू है। 10 जून को करीब करीब 5 बजे को जब मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ तो मुझे एक मैसेज आती है कि यूपीएससी का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और एक पीडीएफ हर साइट से सर्कुलेट होती है। और जब हम इस पीडीएफ को देखते हैं तो इसमें कुछ बच्चों के रिज़ल्ट आता है और कुछ बच्चों के रोल नंबर्स नहीं आते। जो ही हम यूपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ से ये पीडीएफ हमें नहीं मिलती, यानी कि ये पीडीएफ फेक होती है। हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ फ्रेंड्स के साथ बात की तो मालूम हुआ कि ये फेक पीडीएफ है, अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। दूसरे दिन करीब करीब 4 बजे को 11 जून 2025 को एक और पीडीएफ सर्कुलेट होती है, यानी कि यूपीएससी जो है वो अब रिज़ल्ट अनाउंस करती है, पीडीएफ आती है। तो इस पीडीएफ में हम जब देखते हैं तो इस पीडीएफ में और 10 जून वाली जो फेक पीडीएफ है, इन दोनों में से कुछ कुछ रो नंबर सेम मिलते हैं। और ये जो 11 जून वाली पीडीएफ है ये हमें इजीली यूपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाती है, यानी कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो जब हम इन दोनों पीडीएफ्स को देखते हैं, ये हमारे पास 10 जून की पीडीएफ है, ठीक है। इसमें देखो रोल नंबर सेम 01000700। और इसी तरह अगर हम 11 जून वाली पीडीएफ को देखेंगे तो यहाँ देखो ये ऑफिशियल रिज़ल्ट है 01000700। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आती कि जिस बंदे ने ये फेक रिज़ल्ट बनाया, 10 जून वाली फेक पीडीएफ बनाई, उसको कैसे पता कि पहले वाला जो सीरियल नंबर है वो 0100 से स्टार्ट हो रहा है और एंड पे जाके कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो रहा है। इसने कैसे इस पहले वाले बच्चे को ढूंढ के लाया? इसको कैसे मालूम कि सीरियल यहाँ से स्टार्ट होता है, रोल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहला जो सीरियल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर ऐसे ऐसा जो सीरियल है वो ऑफिशियल रिजल्ट में भी आता है। जैसे कि आप जानते हो ये जो यूपीएससी का रिज़ल्ट है 2025 का प्रीलिम्स का, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे कितने ट्रिपलेट्स नज़र आए हमें। ठीक है, अगर एक होता, दो होता, हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 ट्रिपलेट्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि 3 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने सीधा सीधा उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, नकल की है। उसके साथ साथ बाई सरनेम के, इस वाले सरनेम के 159 जो सरनेम है वो इसी सरनेम से हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि ये एक ही ख़ानदान के बच्चे हैं, ये एक ही फैमिली के हैं, एक ही गांव के हैं, जो कि यहाँ पे पुट किए हैं। जो ये बाही सरनेम है इसी के 159, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये मुझे समझ नहीं आती। ये कैसे ये 159 एक ही ख़ानदान के बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, यही सरनेम यहाँ पे है, ये कैसे पॉसिबल है? हो गया ये बातें। थर्ड, ये लोग हमें बोलते हैं कि आप इथिक्स पढ़ो, लेकिन खुद इथिक्स की माँ चोद रहे हैं। न कहीं यहाँ पे आंसर की है, न कहीं पे यहाँ पे हमें कट ऑफ का पता है, न कहीं बच्चों को स्कोर का पता है। क्या बच्चे एक साल इंतज़ार करते रहेंगे कट ऑफ क्या होगा, स्कोर क्या होगा? वो कट ऑफ फिर लगेगा किस चीज़ को? जब तक फाइनल प्रोसेस हो चुकी होगी, उस साइड से दूसरा प्रीलिम्स आ चुका होगा। अब यहाँ पे बच्चों के पास डाउट है कि यार हम आगे जाएं और प्रिपरेशन करें, कहाँ जाएं, कौन सा एरिया वीक है उस पर फोकस करें, ये कैसे मालूम होगा जब स्कोर का पता ही नहीं कौन सा एरिया वीक है? सीसैट वीक है, जीएस वीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट है, कहाँ पे कौन सा हमें फोकस करना चाहिए? तो ये लोग खुद इथिक्स की माँ चोद रहे हैं, हमें इथिक्स का बता रहे हैं कि आप इथिक्स पढ़ो। कहाँ अकाउंटेबिलिटी है, कहाँ ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ ओपननेस है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हुए, ऑटोनॉमस बॉडी होते हुए ये घोटाला बॉडी बन गई। मुझे तो भरोसा ख़त्म हो गया। मैं अब मतलब भरोसा नहीं कर सकता। आंसर कॉपीज हैं, ओएमआर शीट से उनके साथ क्या होगा वो कौन जानता है? हम नहीं जानते उनके साथ क्या हुआ होगा, कोई भी चेंज कर सकता है।
ठीक है। दूसरी बात रही, अगर ये घोटाला बॉडी है तो जो ऑफिसर्स इन्होंने रिक्रूट किए हैं आज तक, तो वो भी घोटाला है, वो भी घोटाला करेंगे, वो भी घोटाला करते होंगे। अब जो भी ऑफिसर हम देखेंगे, जहाँ पे भी, जिस भी ऑफिस में, जिस भी इंस्टीट्यूट में जो कि इस एजेंसी ने रिक्रूट किए होंगे, हम उनको अब एड़ी नज़रों से देखेंगे कि हाँ ये घोटाला करके सिलेक्ट हुए हैं। हम उनको अब एड़ी नज़रों से ही देखा करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है ये रियलिटी में ऑफिसर बन के आया है या घोटाला करके आया है। क्योंकि घोटाला एजेंसी ने ही इसको रिक्रूट किया है, घोटाला एजेंसी ने ही एग्ज़ाम करवाया है, पेपर दिया है, लीक करवाया है, क्या किया है, कैसे करप्ट करके, कैसे पैसा लेके इसको सिलेक्ट किया है, हम नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पे कोई ओपननेस नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो 130 वाले 130 जीएस में स्कोर करके, 150 स्कोर करके वो बच्चे फिर सिलेक्ट होते, और ये ट्रिपलेट नहीं होते, और ये एक ही सरनेम के 150-200 बच्चे नहीं होते। अगर 15,000 बच्चों में 150 एक ही सरनेम का है, तो 1 लाख में फिर हमारे पास कम से कम 1,000 यही सरनेम निकलना चाहे, 1% तो बनता है। फिर 10 लाख में से 10,000 लोग यही होने चाहे, यही सरनेम होना चाहे। क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये एक ही ख़ानदान के लोगों को ला के यहाँ पे पुट कर दिया। इन्होंने पहले फेक पीडीएफ डाली अगले दिन, ताकि बच्चों का डाउट, बच्चों का जो अटेंशन है वो यहाँ पे रहे, और दूसरी साइड से इन्होंने ऑफिशियल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। बच्चों के जो अटेंशन है उसको डलाने के लिए दूसरी पीडीएफ जारी कर दी, और उसके बाद दूसरे दिन फिर ऑफिशियल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये इन्हीं का काम है, ये और किसी का काम नहीं है। न ओपननेस है, न ट्रांसपेरेंसी है। इसी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि इसी वजह से हम इतने बैकवर्ड हैं। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है, ना नेटवर्क है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं है। इग्नोर करते हैं इनके घोटाला ऑफिसर्स, जिन घोटाला लोगों को इन्होंने घोटाला करके रिक्रूट किया है। वो ऑफिस में एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो बाकी एरियाज़ को इग्नोर कर रहे हैं। वो जहाँ टाउन का, जहाँ पे उनका ऑफिस है, वहीं पे बैठे हुए हैं, उसी 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे वो काम कर रहे हैं। बाकी इग्नोर करके जो भी बाकी एरियाज़ हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। वो अभी भी, मुझे लगता है जिस एरिया से मैं रह रहा हूँ वो एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बैकवर्ड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बैकवर्ड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिटी प्लानिंग था, लेकिन यहाँ पे अभी भी हम कीचड़ के रास्तों में चल रहे हैं। कोई भी बिजली नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वजह क्या है? वजह ये घोटाला है, क्योंकि ऑफिसर्स ही जब घोटाला हैं, वो घोटाला ही कर रहे हैं। उनको काम से लेना देना ही नहीं है, उनको लोगों के लिए सर्व करना ही नहीं है, उनको पैसा चाहिए। वो पैसा दे के इस सिस्टम में आए और पैसा लेने के लिए सिस्टम में आए। एक एक कॉपी को, एक एक फाइल को बनाने में, एक एक सर्टिफिकेट बनाने को यहाँ पे 2-2 साल लग रहे हैं। बंदा नीचे से चल रहा है और एप्लीकेशन ऊपर से चल रही है। बंदा ऑफलाइन चल रहा है, एप्लीकेशन ऑनलाइन चल रही है। करप्शन फिर भी है, ठीक है। जब जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का ज़रूर लिखते हैं कि ब्यूरोक्रेट का करप्शन, ठीक है, करप्शन को हम पहले लिखते हैं। तो अगर यूपीएससी ओपननेस होती, यूपीएससी के पास ट्रांसपेरेंसी होती, यूपीएससी के पास अकाउंटेबिलिटी होती, यूपीएससी इथिक्स की माँ ना चोती, जो इथिक्स लोगों को पढ़ा रही है, लोगों को पढ़ना बता रही है, उसी इथिक्स की माँ ना चोती, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस हालात में होते। हम भी अच्छे खासे डेवलप होते। यहाँ पे डेवलप होता, यहाँ पे रोड होते, यहाँ पे बिजली होती, यहाँ पे वाटर होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती, यहाँ पे नेटवर्क होती, यहाँ पे इंटरनेट होता, यहाँ पे अच्छा खासा न्यूट्रिशन होता, हम बीमार ना होते। यही हाल सब एग्ज़ाम्स का है, चाहे नीट हो, चाहे कुछ हो। फेक डॉक्टर्स बना बना के रखे हैं, तो क्या होगा इन लोगों का? ये हाल इतनी बड़ी एजेंसी का है। मैं किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकता था।
नहीं मैंने किसी चीज़ पे भरोसा किया होगा जितना मैंने यूपीएससी पे भरोसा किया है। दीन और ईमान मेरा यूपीएससी थी कि ये मतलब ऐसी एजेंसी है कभी चोरी नहीं करेगी, लेकिन उसी एजेंसी ने उठ के चोरी कर दी। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है। जो ऑफिसर्स इथिक्स पढ़ेंगे, इथिक्स पढ़ के चोरी करेंगे, आपको नहीं लगता कि वो जानवर हैं, वो इंसान नहीं हैं, वो हैवान हैं? वो कहाँ, वो कौन से इंसान हैं? वो तो एनिमल्स हैं। उनको जंगल में छोड़ देना चाहे, उनको क्यों यहाँ पे रखना चाहे? सिस्टम कैसे चेंज होगा? यहाँ पे ना 5 से प्रधान तक, 5 से मंत्री तक चोर है। मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ी सी आप लोगों को। मैंने अपने विलेज में एक छोटा सा काम किया कोविड के दौरान। तब मैं छोटा था, तब मैं मुझे लगता है कॉलेज के समय में मैं तो सेकंड सेमेस्टर में था। मैंने एमजी नरेगा का काम किया, कम से कम 3.5 लाख का। उसमें से सरपंच से लेकर एग्ज़ाम तक मेरे 1 लाख रुपए वापस ले लिए। 1 लाख रुपए वापस ले लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। जेई खबर क्या क्या, पता नहीं क्या क्या एग्ज़ाम है, जेई है, उसके साथ पीओ है, उसके साथ वीएलडब्ल्यू है, उसके साथ बीडीओ है। 5 से प्रधान तक जब चोर हैं तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे देश आगे बढ़ेगा? ऑफिसर्स खुद इथिक्स की माँ चोद रहे हैं तो दूसरे को क्या इथिक्स पढ़ा रहे हैं? दूसरे को क्या ट्रांसपेरेंसी पढ़ाएंगे? क्या अकाउंटेबिलिटी पढ़ाएंगे? इतनी बड़ी एजेंसी हो कि इतना घोटाला, तो क्या भरोसा करेंगे? मुझे भरोसा ही नहीं है। मेरी आंसर शीट में, मेरी जो ओएमआर शीट है उसमें क्या होता होगा? कौन के कहाँ घुसता होगा? यार शिट यार, शेमफुल एक्ट है ये। शर्म आनी चाहिए ऐसी एजेंसी को, ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसी कमीशन को, ऐसी बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो के। फिर क्या हम इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करेंगे? जब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा नहीं है तो इलेक्शन कमीशन पे कौन सा भरोसा होगा? जब इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है तो कैग पे क्या भरोसा होगा? क्या वो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करते होंगे? जुडिशरी तो उसका तो विश्वास उड़ चुका है। हेल्थ सिस्टम का उसका तो विश्वास हमें पहले ही उड़ चुका है। उन्होंने लोगों को खुद मारा, खुद मारा। अपनी एग्जांपल देता हूं, अक्टूबर से पेन में था, अक्टूबर से पेन में लगातार कंटिन्यूसली 8 महीने पेन में रहना कोई मामूली बात नहीं है। कोई मामूली बात नहीं है। कोई भी मेडिसिन नहीं, डेट पे डेट देते रहे। 3 महीने एमआरआई के लिए डेट दे डाली। एक महीना अल्ट्रासाउंड के लिए डेट दे डाली। तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? फाइनली एक ही रास्ता है, लिव इंडिया। बस इंडिया छोड़ो और भागो। मुझे यही लगता है कि मुझे लीव होना पड़ेगा यहाँ से। किसी ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे वेल डेवलप्ड हो, वह जहाँ पे अच्छे खासे एजुकेटर लोग हो, जहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, जहाँ पे रेस्पेक्ट हो हर चीज़ का। यहाँ पे क्या है? खाली पैसा, करप्शन, मेहनत गई बाढ़ में। क्या चूतिया लोग हैं ये? कौन से लोग हैं ये? मुझे समझ नहीं आती। 5 से मंत्री तक चोर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शेम ऑन यू पीपल। अब इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज, जब जेके एसएसबी, चलो एसएसबीज का हम कहेंगे वो चोर तो है ही, उनका पता ही है। एसएससी तो चोर है ही है, उनका हमें पता ही है। अब स्टेट पीएससी पे क्या भरोसा करेंगे? स्टेट पीएससी क्या करती होगी? मान लेते हैं। अब यूपीएससी का क्या करें? इतनी बड़ी बॉडी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, वो जब चोर निकल आई, उसका पेपर जब लीक हो गया। अरे भाई, आपके पास इतना स्टाफ है, इतना पैसा है, आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाते, आपके पेपर लीक हो रहे हैं। तभी तो ये ऐसा मामला है, तभी तो इग्नोर करके रखा है हम लोगों को। जो ऑफिसर आता है
वो घोटाला करके एग्ज़ाम में अपीयर होता है, घोटाला करके वो ऑफिसर बनता है, उसके बाद वो अपने ऑफिस में बैठता है, 1 किलोमीटर के रेडियस में काम करता है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट का वास्ट एरिया होता है उसकी ओर देखता ही नहीं है, वो जूं का तूं पड़ा हुआ है। हमसे बेहतर नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, हमसे बेहतर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमसे बेहतर बाकी जो भी सिविलाइजेशन हैं, मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन है, सारे वो तो हमसे अच्छे हैं। हम अभी भी उनसे पीछे जी रहे हैं। शेम यार, अफसोस यार। हमें पता है कि हम इमोशनल हैं, मगर आप लोगों ने किया इमोशनल। हम एथिक्स में पढ़ते हैं कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन चोरू ने किया इमोशनल। हमें इथिक्स पढ़ने को बता रहे, खुद इथिक्स की माँ चोद रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।